नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संविधान यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। और भारतीय संविधान के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं और किस अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, इसके बारे में हम बारी बारी से यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपको इस तरह से समझाएंगे कि आपको ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत या दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक रहिएगा। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहे तो आपको ये दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि संविधान की अनुसूचियाँ। हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। और यहाँ से एक प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा, 100% हर एक परीक्षा में देखने को मिलेगा कि संविधान की अनुसूचियों को पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 8 अनुसूचियां हैं। इसकी कोई ट्रिक या इसका कोई तरीका नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। और 4 अनुसूचियां मतलब 8 के बाद 9, 10, 11, 12 मतलब है कि 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसकी हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि पहली अनुसूची की। देखिए, जब संविधान लागू हो रहा था तो उस समय भारत देश के कुछ राज्य बने और उसके बाद भी कई राज्य बने। तो राज्यों के नाम और उनकी सीमाओं को और उनके न्यायिक क्षेत्रों को निर्धारित किया गया। तो पहली अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया कि किस राज्य का क्या नाम होगा और कहाँ से लेकर कहाँ तक इसका क्षेत्र होगा, कहाँ से कहाँ तक इसकी सीमा होगी। तो इसके लिए पहली अनुसूची में प्रावधान किया गया कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जितने भी देश हैं तो सभी के राज्यों के नाम और उनका न्यायिक क्षेत्र, मतलब उनका न्यायिक क्षेत्र, उनकी सीमाएं और उनके जो संबंधित जितने भी घटनाएं थी राज्यों से, उनका उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि दूसरी अनुसूची में, अब भाई देखिए, इसको याद करने के लिए अगर राज्य होंगे और राज्यों के न्यायिक क्षेत्र होंगे तो उनमें पदाधिकारी भी होंगे। उनमें क्या होगा, पदाधिकारी होंगे। तो पदाधिकारियों को जब रखोगे किसी पद पर तो उन्हें वेतन देना पड़ेगा, भत्ता देना पड़ेगा और उनको बाद में पेंशन भी देनी पड़ेगी। तो पहले क्या था, राज्य और उनके नाम और उनके न्यायिक क्षेत्रों का वर्णन पहली अनुसूची में किया गया। उसके बाद जो राज्यों के पदाधिकारी थे उनका वेतन, भत्ता और पेंशन का प्रावधान दूसरी अनुसूची में किया गया। और तीसरी अनुसूची की अगर बात करें कि अगर पदाधिकारी है तो पद का उसके पार पावर होता है और पद का उसके पास पैसा भी होता है, क्योंकि पद पे है तो पैसा मिलेगा और उसको पावर मिलेगा। तो अपने पद और पोजीशन का गलत प्रयोग ना करे और संविधान की रक्षा के लिए अपने पद पर रहकर संविधान की रक्षा करे सुचारू रूप से। तो उसके लिए उसको जो शपथ ग्रहण कराई जाती है उसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। पहले क्या याद रखना है कि पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र। दूसरी बार में कह रहा है कि राज्यों के जो पदाधिकारी होंगे उनके वेतन, भत्ते और पेंशन का जो प्रावधान किया गया वो दूसरी अनुसूची में किया गया। और तीसरी अनुसूची में कि आपको याद रखना है कि जब वेतन दिया जाएगा तो उनको शपथ दी जाएगी और उस पद पर जब बिठाया जाएगा, उस पंचासीन किया जाएगा तो उनको शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि ये अपने पद, पावर और पोजीशन का गलत प्रयोग ना करें। इसीलिए हर एक मंत्री, विधायक या किसी को भी बड़े पद पर बिठाया जाता है तो उसको सबसे पहले संविधान की रक्षा करने के लिए शपथ दिलाई जाती है। तो ये तीसरी अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। तो अपनी कॉपी पे ज़रूर इसको राइट डाउन कर लें, मैं इसको स्क्रीनशॉट भी लिख कर रख लें और इसके बाद इसको अपनी कॉपी पर भी लिख लें। और चौथी अनुसूची की अगर बात करें
देखिए चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये 4 अनुसूचियां आपको थोड़ा क्रम से याद रखनी है। उसके बाद की अनुसूचियां मैं आपको ऐसे याद करा दूंगा कि आप दोबारा नहीं भूलेंगे। इनको क्रम से याद करें। पहले नाम और न्यायिक क्षेत्र, उसके बाद पदाधिकारियों का वेतन भत्ता, और वेतन भत्ता देने के बाद क्या क्रिया किया जाएगा, भाई आप इसका गलत प्रयोग ना करें, इसलिए आपको शपथ दिलाई जाएगी। और चौथी अनुसूची में क्या किया गया कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा सीटों, देखिए हमारे देश में एक लोकसभा है, संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा है वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, राज्य का मतलब जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सामान्य क्षेत्र हैं, ये सामान्य राज्य हैं। जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, दादर नागर हवेली, अंडमान निकोबार, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश और साधारण प्रदेशों के बीच राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया गया कि केंद्र शासित प्रदेशों को कितने प्रतिशत राज्यसभा सीटें दी जाएंगी और सामान्य राज्यों को कितने प्रतिशत राज्यसभा सीटें दी जाएंगी, इसका प्रावधान चौथी अनुसूची में किया गया। तो ये आपको 4 क्रम याद रखने। अब हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। 5वीं अनुसूची में क्या कह रहा है, अनुसूचित जाति और जनजातीय प्रदेशों के राज्यों में राज्यसभा सीटों का बंटवारा। जो अनुसूचित जाति और जनजातीय प्रदेश हैं जिनमें ज़्यादातर जनसंख्या अनुसूचित जाति की पाई जाती है और अनुसूचित जनजाति की पाई जाती है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 5वीं अनुसूची, कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे कि 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अब अनुसूचित जनजाति के अनुसार अगर हम हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार देखें तो यहाँ पर याद रखने के लिए एक होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र मतलब हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है धर्म ग्रंथों में, धर्म शास्त्रों में। तो 5वां वर्ण नहीं मिलता है अछूत, 5वां वर्ण नहीं मिलता है अछूत, इसको हमने मान लिया 5वां वर्ण है। इसका वर्णन किसी भी धर्म ग्रंथ में या मनु विधान में नहीं मिलता है। तो 5वीं अनुसूची का मतलब है कि 5वां वर्ण क्या है, अछूत है। शूद्र में अछूत नहीं आता है, मैं इसको आपको कभी किसी वीडियो में समझाऊंगा कि शूद्र अछूत में नहीं आता है। तो अछूत है 5वां वर्ण। तो 5वें से याद रखना है कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों जातियां अछूत में मानी जाती हैं, अनटचेबिलिटी की श्रेणी में आती हैं। तो अछूत को याद रखने के लिए अनुसूचित जाति और जनजातीय प्रदेशों में राज्यसभा सीटों का बंटवारा। देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से याद करने का हमने क्रम बनाया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पांचवा जो है वो अछूत है, 5वां अछूत है। अछूत में क्या आता है, अनुसूचित जाति और जनजाति। तो 5वीं अनुसूची में आपको याद रखना है अनुसूचित जाति और जनजातीय प्रदेशों में राज्यसभा सीटों का बंटवारा। आप आसानी से याद रख पाएंगे। तो चलिए आइए हम बात कर लेते हैं 6ठी अनुसूची की। यहाँ पर कोड वर्ड दिया गया है एक एटीएम स्क्वायर। एटीएम का मतलब है, ए का मतलब है असम, टी का मतलब त्रिपुरा, एम का मतलब है 2M, 2M का मतलब मेघालय और मिजोरम। ये एटीएम स्क्वायर आपको याद रख लेना। एटीएम स्क्वायर क्या है 6ठी अनुसूची में, एटीएम असम, टी का त्रिपुरा, एम का मिजोरम और फिर एक बार एम मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है 6ठी अनुसूची में। 6ठे में आपको याद रखना है कि 1, 2, 3 का स्क्वायर मतलब 3 अंक हैं और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 हो जाता है। तो कितना हो गया 6। तो 6 का मतलब है कि 6ठी, 1, 2, 3 अंक हैं और 3 में गुणा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। और 6 से आप बना लेंगे कितनी अनुसूची, 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम की जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची। देखिए 7वीं अनुसूची में भारत में 2 तरह की सरकारें होती है। एक होती है संघ सरकार जिसको केंद्र सरकार बोलते हैं और एक होती है राज्य सरकार जो प्रदेशों में, प्रत्येक प्रदेश में एक मुख्यमंत्री होता है, उसको हम राज्य सरकार कहते हैं। जैसे इस समय जो चुनाव चल रहे हैं वो राज्य सरकार के चुनाव चल रहे हैं, मतलब यहाँ पर मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा।
तो सातवीं का मतलब बना लिए आप, बनाएंगे क्या, साथ। साथ का मतलब साथ, साथ का मतलब है साथ नहीं रहेंगे कौन कौन, केंद्र और राज्य। मतलब है केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्य सरकारें साथ साथ नहीं रहेंगी, साथ नहीं रहेंगी। याद रखने के लिए आपको ऐसे याद रखना है कि कौन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ नहीं रहेंगी। साथ नहीं रहेंगी मतलब सातवीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है किसकी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा किया गया है किस अनुसूची में, सातवीं अनुसूची में। यहाँ पर देखिए केंद्र और राज्य, जैसे मोदी और योगी साथ नहीं रहेंगे, योगी और मोदी, या अब जो आएगा अखिलेश आए या फिर मायावती आए, कोई भी आएगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है कि साथ का मतलब सातवीं अनुसूची। और बंटवारा कैसे किया गया है, 3 जगह किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों के बारे में हमने यहाँ पर देखिए, संघ सूची में 97 विषय थे जब ये सूचियाँ बनाई गई थी। जब ये सूचियाँ बनाई गई थी तो पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं, ये आपको याद रखना है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं, मतलब 5 घटा दिए गए। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब 52 विषय, मतलब इसमें 5 बढ़ा दिए गए। और किस संविधान संशोधन द्वारा कब कौन सा संघ सूची का विषय घटाया बढ़ाया गया, मैं अगले वीडियो में इसकी बात करूंगा। अभी सिर्फ आप ये याद रखें कि केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां हैं वो संघ सूची में जितने हैं वो केंद्र सरकार में हाथ में है, राज्य सूची में जो है वो राज्य सरकार के हाथ में है। और समवर्ती सूची का मतलब है कि दोनों के जो विषय हैं उनका निर्वहन, उनका पालन या उनके ऊपर जो कार्य करने का, पैसा लगाने का दोनों सरकारें काम करेंगी, वो आते हैं समवर्ती सूची में। और इसकी चर्चा हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और कौन सा विषय किस में दिया गया है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और कितनी भाषाएं हैं और उन भाषाओं के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए 8वीं अनुसूची में क्या होता है, 22 भाषाओं का उल्लेख, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो ये 8 अनुसूचियाँ जो थी ये मूल संविधान की थी, और मूल संविधान की अनुसूचियों की हम लोग चर्चा कर चुके। अब हम बात करते हैं जो अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। ये 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। ये पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में 1951 में हुआ था। तो इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 9वीं अनुसूची को संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया 9वीं अनुसूची को। और 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर 10वीं अनुसूची की बात करें, ये भी आपको याद रखना है। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन मतलब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो हम बात कर लेते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं में बनाइए 10 से बनाइए कितना, दल। 10 से बनाएंगे क्या, 10 से बन जाएगा दल, 10 से बन जाएगा दल। तो 10 से जब हम दल बनाएंगे तो दल बदल कानून का प्रावधान किया गया। दल बदल कानून का प्रावधान किसमें किया गया, 10वीं अनुसूची में। और इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा किस अनुसूची को दल परिवर्तन रोधी कानून कहा जाता है, तो आपको याद रखना है 10वीं अनुसूची को दल परिवर्तन रोधी कानून। अच्छा, दल बदल कानून क्या है, देखिए अब से पहले, अब दल बदल कानून जब से आ गया है 1985 के बाद, इससे पहले क्या होता था कि आप समाजवादी पार्टी से जीते
और जीतने के बाद आप बीएसपी में ज्वाइन कर लिया, या बीएसपी से जीते तो बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, बीजेपी से जीते या फिर आप कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया, मतलब किसी भी पार्टी से टिकट लेकर जीत गए और किसी दूसरी पार्टी में अगर चले गए तो वहाँ पर जिस पार्टी से ने टिकट दिया, पैसा खर्च किया, अपना सिंबल दिया, उसने जीतने के बाद उसका बेनिफिट दूसरी पार्टी उठाएगी। इसलिए एक संविधान संशोधन किया गया जिसे दल परिवर्तन रोधी कानून कहा जाता है कि आप जिस पार्टी से जीतेंगे, जिस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, उसी पार्टी में रहेंगे 5 साल। और अगर आपको पार्टी को छोड़ना है तो सबसे पहले आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके आप कहीं भी मरो बूढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इसको दल परिवर्तन रोधी कानून कहा जाता है। और इसे कब लागू किया गया? इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको लागू किया गया। तो 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। और इस 10वीं अनुसूची को दल बदल कानून की व्यवस्था की गई और इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। ये बात आपको बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखनी है। तो चलिए हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों का प्रावधान किया गया और इसे कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन क्या है? पंचायत की शक्तियों का। पंचायत का मतलब क्या है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव होते हैं, प्रधान होता है, एक प्रधान होता है, बीटीसी होता है, क्षेत्र पंचायत होता है, मतलब जिसे जिला पंचायत सदस्य कहते हैं, मतलब जो सदस्य का गांव का चुनाव होता है। तो ये सारे पंचायत की शक्तियों में आते हैं। पंचायत का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव से संबंधित जितनी शक्तियों का प्रावधान किया गया है वो 11वीं अनुसूची में किया गया। इसे पंचायत की शक्तियों का प्रावधान कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। हम बात कर लेते हैं 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों का प्रावधान किया गया। अब नगर पालिका क्या होती है? नगर पालिका मतलब शहरी क्षेत्रों में मेयर का, सभासद का या और सारे चुनाव होते हैं। तो नगर पालिका की जो चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं का जो उल्लेख किया गया है वो 12वीं अनुसूची मतलब अंतिम अनुसूची में किया गया। और उसके ठीक बाद एक संशोधन किया गया 74वां संविधान संशोधन। इसे भी 1992-93 में ही कर दिया गया। तो इस तरह से हमने बारी बारी से आपको सभी अनुसूचियों के बारे में चर्चा की। मैं एक बार शुरू से आपको चर्चा कर देता हूं कि पहली अनुसूची में क्या किया गया? राज्यों तथा उनके न्यायिक क्षेत्रों का वर्णन। उसके बाद राज्यों के पदाधिकारी होंगे तो उनको वेतन भत्ता देना पड़ेगा। तो पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का प्रावधान दूसरी अनुसूची में किया गया। उसके बाद तीसरी अनुसूची की बात करें तो उनको जब पद दिया जाता है तो अपनी पोजीशन पावर का गलत प्रयोग ना करें, इसलिए उनको शपथ दी जाती है कि आप संविधान की रक्षा करेंगे और अपने लोगों की भी रक्षा करेंगे। ऐसी शपथ दी जाती है। ये तीसरी अनुसूची में दिया गया। और चौथी अनुसूची की अगर बात करें तो चौथी अनुसूची में क्या किया गया? चौथी अनुसूची में किया गया है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा सीटों का बंटवारा। केंद्र शासित प्रदेशों का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया गया। और चौथी के बाद पांचवी बताया। पांचवी के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मतलब पांचवा है अछूत। अछूत का मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय प्रदेशों में राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया गया। छठी अनुसूची में क्या किया गया? ATM स्क्वायर मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जनजातीय प्रदेशों का प्रशासन का जो विधियों का उल्लेख किया गया। सातवीं अनुसूची में क्या? केंद्र और राज्य साथ में नहीं रहेंगे। जब साथ में नहीं रहेंगे तो उनकी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। तो केंद्र और राज्य में कौन कौन सी? एक संघ सूची है, समवर्ती सूची है और राज्य सूची है। इनमें कितने विषय हैं वो सामने लिखे हुए हैं। 97 थे, सब हो गए, या 66 थे, 61 हो गए, 47 थे, 52 हो गए। इसको मैं आपको एक अलग से वीडियो बना कर दूंगा। उसके बाद 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 9वीं अनुसूची को संविधान के पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। और उस संविधान संशोधन को क्या किया गया?
उसमें क्या किया गया कि राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। और उसके बाद 10वीं अनुसूची, 10 मतलब दल, 10 मतलब दल परिवर्तन रोधी कानून किसको कहा जाता है? 10वीं अनुसूची को कहा जाता है, क्योंकि दल बदल कानून का जो व्यवस्था की गई थी वो 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा की गई। उसके बाद आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायत मतलब ग्रामीण क्षेत्र की शक्तियों का बंटवारा किया गया, प्रावधान किया गया। उसके बाद आती है 12वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं यानी शहरी क्षेत्रों की शक्तियों का बंटवारा किया गया और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि कर भला तो हो भला। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।